डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल डेटाबेस पार्ट बी की कि किस तरह से ये जो बायोलॉजिकल डेटाबेस हैं, जैसे कि हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में देखा कि उसमें हमने प्राइमरी डेटाबेस देखा, तो आज किस तरह से सेकेंडरी डेटाबेस या हमारे जो कंपोजिट जो डेटाबेस होते हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो इसके बारे में हमने देखा कि जो बायोलॉजिकल जो डेटाबेस होते हैं वो एक तरह का कलेक्शन है लाइफ साइंसेस की, जितनी भी हमारा जो शोध कार्य हुआ है, हमने जो भी एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, उसे जब हम स्टोर करते हैं यूजिंग कंप्यूटेशनल एनालिसिस, वो जो स्टोर हो गया आपके सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में जो स्टोर हो गया, दैट इज़ अ बायोलॉजिकल डेटाबेस। उसमें वो सारी सूचनाएं हैं जो कि रिसर्च एरिया से रिलेटेड हैं, चाहे वो जीनोमिक्स की हों, चाहे वो जीन एक्सप्रेशन से रिलेटेड हों, चाहे वो एवोल्यूशन से रिलेटेड हों, चाहे वो किसी जीन के फंक्शन, स्ट्रक्चर या लोकेशन से रिलेटेड हों, या मेटाबॉलिक्स से रिलेटेड हों। तो हम देखते हैं कि ये जो डेटाबेसेस हैं एक तरह की लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं बायोलॉजिकल डेटा को, जो कि हमें पूरे विश्व में जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी ने उसमें काम किया है, उनकी जो नॉलेज थी उसको उन्होंने स्टोर कर दिया है उस डेटा में। तो जो भी बायोलॉजिकल जो डेटाबेस है जो कि वेबसाइट्स में अवेलेबल होता है, अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उनको फिर हम कैटेगराइज करते हैं डेटा को, और उसको हम ब्राउज़ करते हैं ऑनलाइन मीडिया से। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि देयर इज़ अ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, ये जो डेटा है जिसका कि जनरेशन हुआ है हाई थ्रूपुट डीएनए सीक्वेंसेस के द्वारा, जिसमें हमने जीनोम या ट्रांसक्रिप्टोम या प्रोटीन या एक्सॉन, इनके जो वेरियस अलग अलग जो जीव जंतु हैं उनका जो सीक्वेंसेस हैं उनको हमने स्टोर कर दिया है एक्सपोनेंशियल रेट में। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उनकी जो इंफॉर्मेशन का जो एरिया है वो अलग अलग है, वो सारी की सारी सूचनाएं हम एक कंप्यूटर के माध्यम से उनको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस को स्टोर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट इज़ बायोलॉजिकल डेटाबेस। सेकेंडरी जो बायोलॉजिकल डेटाबेस है, इसमें जो डेटा होता है वो रिजल्ट से आया है, जो कि हमने एनालाइज किए हैं प्राइमरी डेटा के, जो हमने स्टोर किया था डायरेक्टली। जो भी हमारी जो सूचना थी किसी भी जंतु के बारे में, हमने उसको स्टोर कर दिया था प्राइमरी डेटाबेस से। लेकिन हमारा क्या रिज़ल्ट आया, हमने क्या चीज़ एनालाइज की उस प्राइमरी डेटा से, वो जो डेटा होता है सेकेंडरी डेटाबेस का, उसको हम या तो मैनुअली करते हैं या फिर हम उसको किसी लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको हम जनरेट करते हैं। तो जब हम उसको मैनुअली करें या हम उसको जनरेट करें ऑटोमेटिकली, तो उसमें कुछ हमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है कि भाई उस टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन क्या रहा उस जंतु का, या उसमें कोई वेरिएशन आ गया, या उसमें कोई किसी तरह का कोई म्यूटेशन हो गया है, या किस तरह का उसका जीन्स में कोई चेंजेस अगर हुए हैं, वेरिएशंस अगर हुए हैं, तो किस तरह के हुए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको इनकी जो रिलेशनशिप है, चाहे वो फाइलोजेनेटिक ट्री से रिलेटेड हो, तो ये सारी सूचनाएं हमें सेकेंडरी डेटाबेस से ही प्राप्त होती हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें कि है प्रोसाइट। प्रोसाइट एक तरह का प्रोटीन डेटाबेस है जिसमें कि एंट्रीज़ होती हैं जो कि डिस्क्राइब करती हैं किसी भी जंतु में कौन कौन सी प्रोटीन की फैमिलीज़ हैं, कौन कौन से फंक्शनल उसके साइट्स हैं, कौन कौन से उसके डोमेन्स हैं, क्या उसका एमिनो एसिड का पैटर्न है, कौन कौन सी एमिनो एसिड्स, क्योंकि आपको पता है एमिनो एसिड्स बनाती हैं प्रोटीन्स को। तो एक तरह का प्रोटीन का डेटाबेस कि किसी जंतु में कौन कौन सी एमिनो एसिड्स मेन प्रोफाइल के रूप में प्रेजेंट हैं, उनका कैसा फंक्शनल एस्पेक्ट है, कैसा उनका डोमेन है। तो इनको सबसे पहले प्रोसाइट को स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने डेवलप किया था, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया था स्विस प्रोटीन एनोटेशन में, और इसको हम कहते हैं प्रोसाइट। नाउ दूसरा जो डेवलप हुआ वो था PFAM। PFAM एक डेटाबेस है, ये भी प्रोटीन फैमिलीज़ के लिए है। इसमें हम देख सकते हैं यूजिंग अ मॉडल विच इज़ नोन एज मार्कोव मॉडल। तो मार्कोव मॉडल है जिसमें कि हम मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स का एक साथ अलाइनमेंट करके देख सकते हैं प्रोटीन फैमिलीज़ को। ये जो डेटाबेस है ये हमें कंप्लीट एक्यूरेट क्लासिफिकेशन बताता है कौन कौन सी प्रोटीन फैमिलीज़ हैं, कौन कौन से डोमेन्स हैं। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चरल डेटाबेसेस हैं, जैसे कि प्रोटीन डेटा बैंक है PDBE। PDB फॉर ई मतलब यूरोपियन है, उसी तरह से PDBJ मतलब प्रोटीन डेटा बैंक जापान का है। फिर है स्कोप जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन।
फिर आता है CATH। तो ये जो CATH होता है इसको हम कहते हैं क्लास, आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी, होमोलॉजी। ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है स्ट्रक्चरल डेटाबेस में, ये हमें प्राप्त होती हैं एक्स क्रिस्टलोग्राफी और NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्राप्त होती हैं। ये जो सूचनाएं हैं, चाहे वो PDB की हो, चाहे वो स्कोप की हो, या फिर आपके CATH मेथड की हो। तो इस तरह से ये जो क्लास, आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी, होमोलॉजी या CATH है, ये 1993 में प्रोटीन स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के रूप में 4 लेवल्स में हमें मिला था, क्योंकि C इज़ क्लास, A इज़ आर्किटेक्चर, T इज़ टोपोलॉजी और H इज़ होमोलॉजी। तो 4 लेवल हो गए। तो ये जो CATH है, इसमें हायरार्किकल डोमेन है, क्लासिफिकेशन है। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है प्रोटीन डेटा बैंक में, इसको यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में बनाया गया था। और NMR की स्टडी से ये पता चला कि जो क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका कि रेजोल्यूशन हमें प्राप्त होता है कम से कम 4 एंजियोस्पर्म्स का। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें कॉम्बिनेशन किया जाता है, ऑटोमेटेड और मैनुअल दोनों ही मेथड्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। 3 मेजर क्लासेस इसमें रिकग्नाइज हुई थी CATH के द्वारा, जो प्रोटीन्स की थी, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा और अल्फ़ा बीटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अनुसार। ये जो आर्किटेक्चर जो लेवल है डिफ़ाइन करता है शेप, डोमेन, स्ट्रक्चर, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का। टोपोलॉजी के लेवल पर अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको फोल्ड ग्रुप्स के लेवल में डिवाइड कर दिया गया कि उनकी शेप या कनेक्टिविटी कैसी रही है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की। क्या वो SSAP के हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अलाइनमेंट प्रोग्राम हैं, या कैथेड्रल एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से जो प्रोटीन डोमेन्स हैं ग्रुप्स के, इनको हम बता सकते हैं कि ये ओरिजिनेट हो रहे हैं किसी कॉमन एंसेस्टर से, या फिर वो होमोलोगस प्रकृति के हैं। तो दिस इज़ क्लास, आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी, होमोलॉजी। उसी तरह से है स्कोप। स्कोप इज़ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, और इसको क्रिएशन हुआ था 1995 में, मर्जन एटल ने इसको किया था और इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मेंटेन किया गया है। इसका जो उद्देश्य है कि जो स्ट्रक्चरल जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं प्रोटीन्स की, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका एवोल्यूशन, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हमें पता चले। ये हमें एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन बताता है स्ट्रक्चरल और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में, जो प्रोटीन्स की होती हैं, जो कि प्रोटीन डेटा बैंक में अवेलेबल हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो स्कोप है ये एक तरह का एसेसिबल है, कॉम्पैक्टली कनेक्टेड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो कि कॉम्प्रिहेंसिबल है। और ये जो मैनुअली अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये क्लासीफाई करेगा प्रोटीन को, हायरार्की को, जिसमें कि क्लास होगी, फोल्ड्स होंगी, सुपर फैमिली होगी प्रोटीन की, फैमिली होगी प्रोटीन की, और स्पीशीज़ लेवल पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। दिस इज़ अबाउट योर स्कोप विच इज़ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। उसी तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा प्रोटीन डेवलपमेंट बैंक भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होता है। इसके अलावा भी कुछ स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस हैं, जैसे कि ह्यूमन जीन म्यूटेशन डेटाबेस है, HGMD है, या ऑनलाइन म्यूटेशन इनहेरिटेंस इन मैन है, OMIM है, या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डेटाबेस है, इसको हम कहते हैं TRANSFAE, या RFAM RNA फैमिली डेटाबेस। तो ये कुछ और स्पेशलाइज प्रकार के डेटाबेसेस भी अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम इट हम देखें कि मॉलिक्यूलर मॉडलिंग डेटाबेसेस भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि NCBI ने इसको बनाया है, जो कि एक स्ट्रक्चर डेटाबेस है बायोमॉलिक्यूल्स का। तो हम इसको कह देते हैं मॉलिक्यूलर मॉडलिंग डेटाबेस। और ये जो MMDB है, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं MMDB के, ये डिराइव होते हैं बायोफिज़िकल टेक्निक्स के द्वारा, और जैसे कि NMR टेक्निक है या एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक है। ये डेटा जो प्रेजेंट होता है इसमें वो एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स नोटेशन से होता है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO डेटा रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेट से हमें इसमें मिलता है। उसी तरह से होता है न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस, और ये जो न्यूक्लिक एसिड जो डेटाबेस है NDB, वो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनल डेटाबेस है, जो कि डिवोटेड होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। और इसको सबसे पहले 1992 में USA में डेवलप किया गया था। ये प्रोवाइड करता है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर्स, जो कि एनहांस करेंगे हमारी नॉलेज अबाउट न्यूक्लिक एसिड,
कैसा मैकेनिज़्म होता है प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन का, और ये जो स्ट्रक्चरल जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के जो अवेलेबल होते हैं एनडीबी में, वो डिराइव्ड होते हैं पीडीबी से, और जो भी हमारा पहले का जो लिटरेचर है इसके ऊपर उससे वहाँ से हम उसको डिराइव करते हैं। अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो कि डेवलप किए हैं एनडीबी ने ईज़ करने के लिए वेरियस टास्क, जैसे कि डेटा कलेक्शन हो गया या विजुअलाइजेशन का हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि स्पेशलाइज्ड डेटाबेस भी अवेलेबल होते हैं। क्या महत्व है इन डेटाबेसेस का, क्यों हम इनको इस्तेमाल करते हैं? तो ये जितने भी बायोलॉजिकल जो डेटाबेस हैं एक तरह से स्टोर हाउस है, जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी जंतु की हमारे पास अवेलेबल है ये स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, जिसको हम देख सकें आसानी से जब भी हमें उसकी आवश्यकता हो। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी एक नॉलेज की डिस्कवरी है, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भी कनेक्शंस क्या क्या हैं अलग अलग जंतुओं में। ये भी हमें पता चल जाता है क्या कोई एवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिक ट्री, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, हम उसको देख सकते हैं। हम बायोलॉजिकल इंसाइट्स हमें प्राप्त हो सकती हैं रॉ डेटा की। उसी तरह से जो सेकेंडरी जो डेटाबेस है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के लिए एक रेफरेंस लाइब्रेरी की तरह से हम उस वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। हम उसको जीन प्रोडक्ट्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, हम इससे सॉल्व कर सकते हैं हमारे जो भी रिलेटेड हमारी जो यूज़र्स रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं उसके, और एरर या जो एरर की जो संभावना होती है वो बहुत इससे कम हो जाती है। इस तरह से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है बायोलॉजिकल डेटाबेस का। I hope you are able to understand bioinformatics biological database in a very simplified way. Thank you for watching the video.